गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन की इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रोपोर्शंस। उम्मीद करता हूं लास्ट वीडियो में जो हमने रेशो के बारे में पढ़ा वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने सारे क्वेश्चंस पिछली वीडियो में क्लियर कर लिए थे। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे वो डाउट ले सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेरी भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। मोस्ट प्रोबेबली आपको वो व्हाट्सएप पे सॉल्व होके मिल जाएगा। आइए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोपोर्शंस। एक्चुअली जो प्रोपोर्शन टॉपिक है वो हमारा रेशो के ऊपर ही बेस्ड है, तो टॉपिक आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज अ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। An equality of two ratios is called proportion. छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। अब व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज? Likewise, if A ratio B equals C ratio D, तो इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अब इसमें कई बार ऐसे भी लिखा जाता है A रेशो B, दो बारी कॉलन डाल दिए जाते हैं। इसका मतलब भी इक्वल टू भी कहलाता है और प्रोपोर्शन भी कहलाता है, जिसे आप किस लैंग्वेज में पढ़ा करते हैं? A अपॉन बी इक्वल्स C अपॉन डी। बेसिकली जब भी आपको A अपॉन बी और C अपॉन डी दिया जाता है, आप उसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। और आपके पास एक कंडीशन आ जाती है, AD इज इक्वल टू BC। और यहां से इस टर्म को हम क्या कह देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हमें A अपॉन बी इज इक्वल टू कोई भी दो फ्रैक्शन इक्वल्स में दे रखे होते थे, तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसका रिस्पेक्टेड आंसर आता था, हम उसे देख लेते थे। लेकिन यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे रेशो में ये दोनों एक ही तरह के होने चाहिए, ऑफ सेम काइंड, ऐसे ही प्रोपोर्शन में ये एक काइंड का होना चाहिए। दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीन एक तरह के हों और ये अलग हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये और ये सेम हो और ये अलग हो। तो इट मींस ये एक काइंड का और ये सेकंड काइंड का होना चाहिए। या फिर हम कंपैरिजन के लिए दोनों की वैल्यूज अलग अलग पर्सन के हिसाब से ये चारों को भी सेम काइंड में ले सकते हैं। बेसिकली हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाली कंडीशन लेस यूजेबल है। तो ज्यादातर हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि A और B एक काइंड के होंगे, C और D दूसरे काइंड के होंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो पर्सन्स की हमने हाइट ली और उसकी रेशो निकाल ली। एक की आई 160 सेंटीमीटर और दूसरे की आई 190 सेंटीमीटर। अब दूसरी तरफ एक जगह अमाउंट आ गया, एक की बुक्स आई 160 रुपीज की
दूसरे की बुक्स आई 190 रुपीज की। अब जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो 160 अपॉन 190, 160 अपॉन 190, और दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 90। दोनों का आंसर सेम आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों टर्म सेम ही दी जाएं, जैसे यहां पे 2 और 4 हो सकता है, यहां पे 20 और 40 हो सकता है। आंसर दोनों का 1/2 आएगा। यहां पे 3 और 9 हो सकता है, यहां पे कोई भी मल्टीपल ले लीजिए आप, 21 और 63 हो सकता है। दोनों का आंसर 1/3 आएगा। तो ये हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो मैं एग्जांपल्स को यहां से रब आउट कर रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल्स हम बहुत सारे डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। पहले प्रोपोर्शन में एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, ये है प्रोपोर्शन। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, a रेशो b इक्वल्स c रेशो d। अब इससे हम बड़ी सारी चीजें सीखने वाले हैं। पहली चीज, यहां पे जो a है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल या फर्स्ट प्रोपोर्शन, b को हम कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, c को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहूं या प्रोपोर्शनल कहूं एक ही बात है। और d को हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। यह आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको कोई भी 4 टर्म्स क्वेश्चन में गिवन होंगे और उसमें से 4 में से एक में x लिख दिया जाएगा और उसका आंसर आपको फाइंड करना होगा। तो सिर्फ आपके पास एक ही फॉर्मूला है उसके लिए। अब इसमें जो ये लास्ट वाले हैं a और d, कंबाइनली इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं एक्सट्रीम्स। सिमिलरली b और c, इनको हम कहते हैं मिडल टर्म्स, और इनको कई बार हम क्या कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में मीन्स। ये आपको याद रखना है। और यहां से आपके पास एक टर्म भी आ जाती है कि अगर मैं एक्सट्रीम्स, देखो हमारा ऊपर भी आंसर क्या आया था, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, AD इज इक्वल टू BC। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट इज AD इक्वल्स BC। यही हमारा प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको कंडीशंस कह लीजिए या फिर प्रॉपर्टीज कह लीजिए। इफ A, B and C are in continued proportion, then, अब continued proportion का क्या मतलब है कि A रेशो B इक्वल्स B रेशो C और A अपॉन B इक्वल्स B अपॉन C। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो B स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AC के, और B किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC।
तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो बी को हम क्या कहते हैं? बी इज सेड टू बी मीन प्रपोर्शन। अगर ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो बी उसका क्या कहलाएगा? मीन प्रपोर्शन। क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब है जहां पे उसका डिनोमिनेटर खत्म हुआ है वहीं से उसका न्यूमरेटर स्टार्ट होगा। ऐसे ही आगे भी जा सकता है, यहां पर भी आ सकता है, सी अपॉन डी भी बन सकता है, डी अपॉन ई भी बन सकता है। उन टर्म्स को हम आगे भी कंटिन्यूड में ले सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको पहले दो के लिए सीखना पड़ेगा। अगर यहां पे दो टर्म्स भी हों तो तब भी हम उनका मीन प्रपोर्शन निकाल सकते हैं, लेकिन दो टर्म्स के लिए सिंपली मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला आप सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। लेनी आपको तब भी थर्ड टर्म पड़ेगी, लेकिन तब जो थर्ड टर्म है वो सेंटर में ली जाएगी अगर उसका मीन प्रपोर्शन निकालना होगा। एग्जाम्पल से समझ आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वो कहते हैं कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन of 16 and 81, simple formula, then mean proportion equals दोनों का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। ओनली एप्लीकेबल फॉर टू टर्म्स। अगर थ्री टर्म्स होंगी तो हम ये रूल लगाएंगे, फोर टर्म्स होगी तो हम ये रूल लगाएंगे जो हमने अभी तक ऊपर सीखा, और अगर टू टर्म्स होंगी तो ये रूल लगाएंगे। तो तीनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। सिंपली 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36। क्लियर है सबको? ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है, व्हाट इज अ प्रपोर्शन, और उसके अंदर किस किस तरह के प्रपोर्शन निकाले जाते हैं। अब इसकी कुछ 7 प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। Starting with the first one, इनवर्टेंडो। अभी आपको नाम क्यों याद रखने पड़ेंगे? क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो सिंपली यही पूछेंगे कि इस प्रोपोर्शन का इनवर्टेंडो बताइए। तो हर किसी के लिए आपने एक कॉमन रेशो कंसीडर करनी है पहले। अभी जब आप फॉर्मूला याद करेंगे तब आप उसकी कॉमन रेशो कौन सी कंसीडर करेंगे? लेट अस टेक इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। आप हमेशा यही वाली कॉमन रेशो मान के चलेंगे। देन इट्स इनवर्टेंडो इज, इनवर्टेंडो का मतलब है इनवर्स, तो ए रेशो बी क्या बन जाएगा? बी रेशो ए, और सी रेशो डी क्या बन जाएगा? डी रेशो सी। दोनों का इनवर्स हो गया। ए अपॉन बी था, बी अपॉन ए बन गया, सी अपॉन डी था, डी अपॉन सी बन गया। तो क्लियर है सबको? इनवर्टेंडो, इनवर मतलब इनवर्स, इनवर्टेंडो मींस इनवर्स। एग्जाम्पल अभी एक्सरसाइज में आएंगे तो साथ साथ एग्जाम्पल्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए सेकंड पे आते हैं। ऑल्टरनेंडो। रेशो हमारी हमेशा यही रहेगी जब तक हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। देन इट्स ऑल्टरनेंडो इज। ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या? ऑल्टर कर दिया,
थोड़ा सा ऑल्टर करना, जिस मतलब एक टर्म को इधर और उधर कर दिया। तो ऑल्टरनेंडो क्या है, जो ये वाले दोनों पार्ट्स हैं इनकी आपस में जगह बदल दी, ये ऑल्टर हो गया। मतलब ए रेशो बी था, ए रेशो सी बन गया, सी रेशो डी था, बी रेशो डी बन गया। सिर्फ बी और सी की आपस में जगह बदलना, जो भी आपके मीन्स थे, ये दोनों आपके एक्सट्रीम्स थे, ये दोनों आपके मीन्स थे, तो मीन्स की जगह बदलना क्या कहलाता है, ऑल्टरनेंडो। इन्वर्टेंडो दोनों का रेसिप्रोकल करना, ऑल्टरनेंडो मीन्स की जगह को इंटरचेंज करना। दोनों क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या है, ये प्रॉपर्टी आप 8th क्लास के अंदर लगाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें ये नहीं पता होता कि इस प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करते, क्योंकि वहां पे सिर्फ जस्ट एक वर्ड के रूप में आपको बताई जाती है। तो अगर जिन बच्चों को याद नहीं है, मैं मान लेता हूं कि सबको माइंड में नहीं रहती, क्योंकि हम एक साल पुराना भी भूल जाते हैं जब उसके टच में नहीं रहते हैं। तो यहां तो हमें अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो चुके हैं। तो देन इट्स कंपोनेंडो इज, कॉम्पोनेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर ऐसा ही रहेगा। ये कॉम्पोनेंडो है। मतलब आपने क्या करा, ए में बी को ऐड कर दिया, इधर से सी में डी को ऐड कर दिया, दोनों तरफ यही करा है, और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये क्या कहलाता है, कॉम्पोनेंडो। शब्दों को याद रखना है, क्योंकि वर्ड्स के हिसाब से ही क्वेश्चन में यूज होंगे सारे ये। इसी का साथ में कॉम्बिनेशन है डिविडेंडो। जैसे कॉम्पोनेंडो में आप ऐड कर रहे हैं, वैसे ही डिविडेंडो में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉम्पोनेंडो न्यूमरेटर में एडिशन करना है डिनोमिनेटर का, डिविडेंडो न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्शन करना है डिनोमिनेटर का, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है सबको? आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आप वैसे खुद भी सोचिए कॉम्बिनेशन में क्या होगा। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसको हम सी एंड डी भी कह देते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जिन बच्चों ने 11th में मैथ्स पढ़ा हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वहां पर सिर्फ कॉम्पोनेंडो या सिर्फ डिविडेंडो नहीं होता, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 में भी आप सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या थी प्रॉपर्टी, ऊपर ऐड कर दिया, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही तो हमने पढ़ा था, कॉम्पोनेंडो में एडिशन करनी है, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन वो दोनों चीजें कहां पर हो रही थी, दोनों चीजें न्यूमरेटर में हो रही थी। लेकिन यहां पे क्या होगा, एक तरह से आपने कॉम्पोनेंडो वाली प्रॉपर्टी से डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया।
तो b से b कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। सिंपल। दो प्रॉपर्टी से अपने आप ही तीसरी प्रॉपर्टी का जनरेशन आ गया। चलिए अब ये प्रॉपर्टीज हमारी खत्म होती है। दो प्रॉपर्टीज और हैं हमारी जो इनसे अलग हैं। एक का नाम है अडेंडो और एक का नाम है सबट्रहेंडो। अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन हम इसको सबट्रहेंडो ही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, ये कॉन्टिन्यूड है। मतलब कॉन्टिन्यूड का मतलब है कि इसके अंदर a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ कहीं भी जा सकती है। और ये प्रॉपर्टी किसी के लिए भी लगाई जा सकती है, दो के लिए भी, तीन के लिए भी, दो से ज्यादा जहां मर्जी आ जाए, कम से कम दो होने जरूरी है, क्योंकि प्रोपोर्शन लगेगा ही तब जब आपके पास एटलीस्ट टू होंगे। दो से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। तो अडेंडो क्या कहता है कि सारे न्यूमरेटर्स में सारे न्यूमरेटर्स ऐड कर दो, सारे डिनोमिनेटर्स ऐड कर दो। ये हो गया ऐड एंडो। ऐड का मतलब क्या है, सबको ऐड कर दिया। और सबट्रहेंडो आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर उसमें ऐड किया गया है तो सबट्रहेंडो में क्या होगा, पहला तो यूं ही रहेगा, फर्स्ट में से सारे सबट्रैक्ट होते जाएंगे। सिमिलरली b माइनस डी माइनस एफ, ये भी प्रॉपर्टी आपके पेपर में पूछी गई है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। अडेंडो मींस सबको ऐड कर दिया और सबट्रहेंडो मींस फर्स्ट में से सबको सबट्रैक्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शंस की क्लियर होंगी। प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और फर्स्ट और लास्ट मल्टीपल हमारी कहलाती हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और सेकंड और थर्ड टर्म हमारी कहलाती हैं मीन टर्म्स या मिडल टर्म्स भी हम उसको कह लेते हैं। यहां से हमारे पास एक टर्म आती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अगर ए बी सी डी हमारे प्रोपोर्शन में है, इट मींस ए अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी है। लेकिन अगर ए बी सी हमारे कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है, तो हमेशा जो बीच वाली टर्म का स्क्वायर है वो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के इक्वल होगा, जहां से हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। लेकिन अगर सिर्फ दो टर्म्स हमारी प्रोपोर्शन में है तो दोनों के मल्टीपल करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, उसका मीन प्रोपोर्शन। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब है हमने उनका रेसिप्रोकल कर दिया। दूसरी हमने पढ़ी ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में हमने क्या करा, मीन्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डिविडेंडो। डिविडेंडो में हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर फिर चेंज नहीं होगा। पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन, जिसे कहा गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को डिवाइड किया तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई, जिसका हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया तो न्यूमरेटर बन गया फिफ्थ प्रॉपर्टी का, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करा तो फिफ्थ प्रॉपर्टी का डिनोमिनेटर बन गया। सिक्स्थ हमने पढ़ी अडेंडो। अडेंडो के अंदर जितनी भी टर्म्स हमारी प्रोपोर्शन में होंगी, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर सारे ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सारे ऐड हो जाएंगे। लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी सबट्रहेंडो, जिसमें फर्स्ट टर्म में से आगे की सारी टर्म सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी और डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट टर्म में से आगे की सारी टर्म सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। उम्मीद करता हूं प्रोपोर्शंस टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1B। कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन का, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना जो क्वेश्चन है, चाहे आप एक्सरसाइज का नंबर डाल सकते हैं। एक्सरसाइज में यहां से आप कौन सी क्वेश्चन नंबर में डाउट है आपको, या जो होमवर्क में दिया गया क्वेश्चन है वो आपसे नहीं निकला, तो आप लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं उसका। चलिए 1B हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स में से क्वेश्चन देख लीजिए सीधा। और जिनके पास बुक्स नहीं है वो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। आपको दे ही तीन टर्म्स रखी हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहां पर है? तो जो नहीं दे रखा आप उसको क्या एज्यूम कर लेंगे? एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो आइए 4, 6, 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फोर्थ proportional टू 4, 6, 8, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको दे ही नहीं रखा, तो आप क्या करेंगे उसको? लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 be x, then 4, 6, 8x are in proportion. Just proportion. 4, 6, 8 are in proportion. अब आपको प्रॉपर्टी अपनी याद है। स्टार्टिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी? दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आपके पास x का आंसर आ गया 6 इंटू 8 अपॉन 4, तो x का आंसर आ गया 12। मैं साथ साथ ऑप्शन भी लिखता जाऊंगा ताकि आपके बुक में, जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं, वो साथ साथ अपने आंसर्स को मार्क आउट भी करते जाएंगे। कई क्वेश्चंस मिस प्रिंटिंग वजह से ICAI की बुक में चेंज्ड हैं या गलत हैं, तो अगर वो ऑप्शन में मैच ना करे तो आप उनको भी ठीक करते रहना। तो x इज इक्वल टू 12 का मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? सिंपल था बिल्कुल। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था, नहीं दे रखा, उसे एज्यूम कर लिया। देखिए मैं इसको प्रॉपर वे में समझा रहा हूं। आप सीखने के बाद जैसे जैसे हम ट्रिक्स हमारे माइंड में फिक्स आउट होती जाएंगी, हम इनको ओरली भी कर लिया करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग एक्सरसाइज में हम इनको मेथड से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 18। तो सीधा हम स्टार्ट ही करते हैं। लेट दी थर्ड proportional to 12, 18 be x, then 12, 18 x are in continued proportion। मैं लिख नहीं रहा यहां पे, लेकिन ये continued proportion क्यों है? क्योंकि अगर ये
12 18 x प्रोपोर्शन में है, तो अब 3 के हिसाब से तो प्रोपोर्शन निकाल ही नहीं सकते। तो इसका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या सिखाया था मैंने 3 वाली प्रॉपर्टी के लिए? दिस इंप्लाइज 12 अपॉन 18 इक्वल्स 18 अपॉन x। यही था हमारा। मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं, पहले मैं इसको प्रोसेस से कर रहा हूं एक बारी। और x is equal to 18 multiplied by 18 divided by 12, or we can say x is equal to 626329, x is equal to 27। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शन कभी भी निकालने के लिए आता है और आपको दो टर्म्स आपको दे रखी हैं, तो आपने क्या करना है, जो सेकंड टर्म है, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, हमने अपना टाइम बचाना है, ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, माइंड गेम्स का इस्तेमाल करना है। देन थर्ड प्रोपोर्शन इज, जो हमारी सेकंड टर्म है, थर्ड प्रोपोर्शन दो टर्म्स के लिए तो निकालोगे तभी तो थर्ड आएगा, या उसका मीन प्रोपोर्शन निकालोगे। जो हमारी सेकंड टर्म है उसका ऊपर स्क्वायर लिख दो और जो फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड कर दो, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। हमें ये उनको करके थोड़ी दिखाना है, ये तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने माइंड में समझने के लिए लिख रहे हैं। तो कभी भी हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा, सेकंड टर्म का ऊपर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है, आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर आ जाएगा। देखिए सेम ही है बिल्कुल, 18 इंटू 18 अपॉन 12, आंसर आपका कितना आ जाएगा 27, है ना, कितना सिंपल। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है सबको? चलिए, डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शनल 25 एंड 81। तो मीन प्रोपोर्शनल टू 25 एंड 81, डायरेक्ट कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। मीन प्रोपोर्शनल इज, दोनों को मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 45। आइए देख लेते हैं 45 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी है ना, कितना सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर, अच्छा क्वेश्चन है ये, द नंबर विच हैज द रेशियो 226। पहले तो हमें वो नंबर ही नहीं पता, तो लेट द नंबर बी एक्स। देन अब कंडीशन देखते हैं क्या कहती है। द नंबर विच हैज द रेशियो 226, मतलब जो नंबर है 226 का मतलब है ये आपकी 26 डिनोमिनेटर है और नंबर ऊपर है, तो वो कह रहा है कुछ x बाई 26। आगे बढ़ते हैं, दैट 6 हैज टू 13, उसकी वही रेशो है जो 6 अपॉन 13 की है। तो उसको हमें निकालने के लिए हमें एक तरह से उन्होंने प्रोपोर्शन की कंडीशन दे दी है, और प्रोपोर्शन की कंडीशन है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई रूल का इस्तेमाल करके आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल्स, वैसे आप डायरेक्ट ही इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 6 इंटू 2, एक्स का आंसर किसके इक्वल आ गया 12 के। अब आप रफ में
12/26 रख के देखिए, क्या वो 6/13 आता है? इट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो छोटी वैल्यू थी, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी भी हो तो एक बार रीचेक उसको जरूर कीजिएगा। तो हमारा आंसर 12 इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दिस। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a² c। अब मैं इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं इसको एक बारी लिख के दिखा रहा हूं आपको। 2a² c, तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a² c be x, then 2a² c x are in proportion। और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या कंडीशन होती है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपने x का आंसर निकालना है तो 2a अपॉन में चला जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, तो x का आंसर आ गया AC/2। अब देखिए, अब जरूरी नहीं कि आप हर बारी उसमें ये लिखेंगे कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। आप उसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा अभी। देखिए कैसे। आपने ये पार्ट नहीं करा और आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो 3 टर्म्स जब भी दे रखी हो और आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो तो कैसे निकलेगा? जो सेकंड और थर्ड टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। जो मीन्स होती थी एक तरह से सेकंड और थर्ड टर्म हो गई, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना सबको? तो देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी सीखने को मिलेंगी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स का ही है, क्योंकि मेथड्स तो आप कहीं पर भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगी तो आपका टाइम बचेगा। आपका टाइम बचेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले ये देखते हैं फिफ्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा था? AC/2। ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ 4 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल देन नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? तो पहले देखते हैं क्या क्या है। 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x। 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रोपोर्शन। तो कंडीशन आप जानते ही हैं, क्या कंडीशन थी? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बस, तो आप यहां से 15 इधर ऊपर आ गया, 2x उधर चला गया, और x का आंसर आ गया 15/2। सिंपल है ना? बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 15/2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द मीन प्रोपोर्शनल, सीधा डायरेक्ट निकालिए, आपने बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मीन प्रोपोर्शनल का आपको फॉर्मूला पता है, तो मीन प्रोपोर्शनल इज, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, स्क्वायर रूट डाल दीजिए, और जो दोनों टर्म्स हैं उनको अंदर मल्टीप्लाई में ले लीजिए। देखते हैं क्या क्या टर्म्स है। 12x²
एंड 27y स्क्वायर, 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x रह गया, y स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आया तो y रह गया। अब बाकी क्या फैक्टर्स बना लीजिए। 12 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर्स में बाहर आएगा। 2 आया, 3 आया, फिर 3 आया, बीच में क्रॉस हो गया वो, तो एंटर मार के उसको रीलोड करना पड़ेगा। तो यहां से आया 2 3 और यहां से एक और 3 और साथ में क्या है एक्स वाई। तो हमारा आंसर आ गया 3 3 द 9 टू द 18 एक्स वाई। आइए देखते हैं अपने ऑप्शन में 18 एक्स वाई कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है इक्वल। देखिए कैसा फ्रैक्शन है, इसको हम ओरली भी कर सकते हैं लेकिन मैं फिर भी एक बार समझाऊंगा आपको। a इज इक्वल टू बी बाई 2 इज इक्वल टू सी बाई 5। a इज इक्वल टू बी बाई 2 इक्वल सी बाई 5 और आपको बताना है a रेशो b रेशो c क्या होगा। अब देखिए जब भी ऐसी कभी भी टर्म्स आएंगी a b c तो आपने क्या करना है, ए बी सी का तीनों का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। आप देख रहे हैं तीनों के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। और सबके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स अगर किसी के नीचे नहीं है तो वहां पे आपने 1 लिख देना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा। तो इसकी रेशो क्या होगी, वही उसकी रेशो होगी जो उसका डिनोमिनेटर होगा। मतलब ए रेशो बी रेशो सी क्या होगी 1 रेशो 2 रेशो 5। कुछ नहीं करना आपने। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा तो मैं तब आपको वहां भी समझाऊंगा तब क्या करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 रेशो 2 रेशो 5 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। a बाई 3 b बाई 4 c बाई 7, a बाई 3 b बाई 4 c बाई 7 अगर इक्वल हैं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए जब भी ऐसे होता है कि ए बी सी के अपॉन में कोई भी एक वैल्यूज दी होती हैं तो वो वैल्यूज ए बी सी की ही वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वो फ्रैक्शन किसके लिए बनाया गया है, उसी टर्म्स के लिए बनाया गया है जो ऊपर दी हुई है। तो देखो इसमें दो चीजें आती हैं, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। थोड़ा बड़ा मेथड अगर करें तो a बाई 3 b बाई 4 c बाई 7 को k मान लिया। पहले बड़ा बता रहा हूं और शॉर्ट बाद में बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहां से a का आंसर आ गया 3k, b का आंसर आ गया 4k, c का आंसर आ गया 7। ये सीखना भी जरूरी है जो मैं रूल नंबर 2 बता रहा हूं, क्योंकि कई क्वेश्चंस में इस रूल को लगाना भी पड़ेगा।
लेकिन इन क्वेश्चंस में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कहां हमें शॉर्ट में जाना है और कहां हमें लॉन्ग लगाना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन हर लॉन्ग का एक ट्रिक मेथड जरूर मिलेगा आपको। आइए देन जो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो a है हमारा 3k, b है हमारा 4k, c है हमारा 7k, फिर दोबारा c अपॉन 7k। तो 7 11 14k डिवाइडेड बाय 7k, k से k कैंसिल, 14 अपॉन 7 आंसर आ गया 2। लॉन्ग मेथड हो गया। आइए शॉर्ट मेथड क्या कहता है, जो हमें निकालना था a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, यही निकालना था। अब a के नीचे क्या दे रखा था, 3 दे रखा था। b के नीचे क्या दे रखा था, ध्यान रहे a b c का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी ये चीज अप्लाई कर पाएंगे। और c के नीचे 7। तो सिंपली आप ओरली भी कर सकते थे इसको। ये हो गया 14/7, आपका आंसर आ गया 2। ये आप डिसाइड करेंगे, आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करवाएगी कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो जितनी आप शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देंगे उतना ही आप अपना टाइम बचाएंगे। तो आंसर 2, आंसर दोनों तरफ से सेम ही आना। अगर कोई और मेथड भी होगा तो भी उससे 2 ही आएगा, क्योंकि एक मैथमेटिक्स के अंदर आंसर चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको सारे इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, वीडियो की स्टार्टिंग में भी मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, मिडल में भी मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है। डजंट मैटर आप कहां से हैं, आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप मेरे से व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। पहले हम 10 देखते हैं। P अपॉन Q R अपॉन S इफ P अपॉन Q R अपॉन S इक्वल्स 2.5 अपॉन 1.5। निकालना क्या है पहले वो लिख लेते हैं। देन PS रेशो QR, PS रेशो QR, ये आपको निकालना है। ये देखिए पहले कि PS रेशो SR बनती कहां पर है। ये बन रही है PS, ये बन रही है QR। ऐसे ही बन रही है आपकी रेशो कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास अगर आ जाए तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, PS रेशो SR का आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर मैं 2.5 और 1.5 को कैंसिल भी कर दूं, आपस में दोनों के आंसर्स भी निकाल लूं, तो वो दोनों आंसर्स किसके इक्वल आ जाएंगे, 5/3 के आंसर इक्वल आ जाएंगे। लेकिन दोनों आपस में कैंसिल कैसे होंगी, तो हमें निकालना है देयरफॉर PS अपॉन QR इज इक्वल टू। अब आप एक चीज देखिए, अगर ये तीनों रेशोस आपस में इक्वल हैं तो P किसके इक्वल है, 2.5 के। S किसके इक्वल है, 1.5 के। Q किसके इक्वल है, 1.5 के। और R किसके इक्वल है, 2.5 के। है ना सिंपल, 1.5 से 1.5 गया, 2.5 से 2.5 गया, तो PS अपॉन QR इज इक्वल टू 1/1। तो हमें रेशो निकालनी है, तो रेशो हम लिख सकते हैं 1:1। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। जस्ट अ लॉजिक, एक लॉजिक लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेम ही है, थोड़ा सा फर्क आएगा, देखते हैं क्या फर्क आएगा। x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w। x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w इक्वल्स, सेम पिछले क्वेश्चन जैसी वैल्यू है, 2.5 रेशो 1.5। तो निकालना क्या है, x प्लस जेड y प्लस डब्ल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए निकालते हैं। देयरफॉर पहले इस वैल्यू को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। x बाय वाई इक्वल z बाय w इक्वल्स 2.5 अपॉन 1.5। यही था। मैं इसको वैसे अडेंडो के रूल से भी करा सकता हूं आपको, लेकिन हम अभी वही वाला लॉजिक लगाएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 10th में सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमने क्या सीखा है, x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल्स, x किसके इक्वल है 2.5, z किसके इक्वल है अगेन 2.5, y किसके इक्वल है 1.5, w किसके इक्वल है 1.5। तो 2.5 2.5 5 1.5 1.5 3, तो हमारा आंसर आ गया 5/3, जस्ट सिंपलिंग। तो 5/3 हमारा ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, इफ 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल्स, कोई रेशो दे रखी होगी 3/4, और आपको बताना है x रेशो y का आंसर क्या होगा। तो सिंपली जब भी ऐसे होगा जस्ट आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20x माइनस 12y 15y माइनस 9x, x वाले एक तरफ कर लीजिए, 20x प्लस 9x 15y प्लस 12y, तो 29x इज इक्वल टू 27y। तो y डिनोमिनेटर में आ गया और 29 सामने चला गया, तो x रेशो y आ गया 27 रेशो 29। तो जब भी आपको ऐसे कभी टर्म्स दे रखी होंगी जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आप उसकी रेशियो सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने जो ट्रिक लास्ट वीडियो में सीखी थी वो क्वेश्चन नंबर 13 है, और उम्मीद करता हूं आप सबको ये ट्रिक बहुत अच्छे से याद भी होगी। तो एक बार दोबारा से उस ट्रिक को दोबारा इस क्वेश्चन में याद कर लेते हैं। आइए क्या दे रखा है, a रेशो b 3 रेशो 2 है, a रेशो b 3 रेशो 2 है, और b रेशो c
बी रेशो सी है 3:5 और आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी। ट्रिक याद है सबको? उम्मीद करता हूं मेरे से पहले आप ट्रिक से आंसर निकाल लेंगे, फिर भी एक बार सामने लिखते हैं ए रेशो बी रेशो सी। तो बताइए क्या थी ट्रिक? ए के नीचे 3, बी के नीचे 2। नेक्स्ट रेशो बी के नीचे 3, सी के नीचे 5। अब जो वेकेंट वैल्यूज है उनमें क्या करना है, जो उनके लेफ्ट या राइट में पड़ा हुआ है उन वैल्यू से उनको फिल कर देना है। कर दिया? और फिर वर्टिकली उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 9, 6 एंड 10। तो therefore A ratio B ratio C is 9:6:10। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। 9, 6, 10। तो 9, 6, 10 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? चलिए आज हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे, 14 और 15, और उसके बाद आज की क्लास को हम यहां खत्म करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। पहले जैसा क्वेश्चन आ गया कि आपको 3 टर्म्स आपस में इक्वल दे रखी हैं। तो x/2 इक्वल्स y/3 z/7। देन आपको निकालना क्या है वो देख लेते हैं। 2x - 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाय 2y। तो आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है। चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया आपको कि जो भी एक्स वाई जेड के डिनोमिनेटर में होगा आपने उसी को उनकी वैल्यूज मान लेना है। तो कैसे करेंगे हम? 2x - 5y प्लस 4z अपॉन 2y इक्वल्स 2 इंटू एक्स के नीचे क्या है 2, 5 इंटू वाई के नीचे 3 और z के नीचे 7 डिवाइडेड बाय 2y अगेन y के नीचे 3। कैलकुलेशंस आप सब अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आ गया 4 - 15 प्लस 28 अपॉन 6। तो ये हो गया 28 और 4 32, 32 में से 15 गए 17 डिवाइडेड बाय 6। तो आइए देखते हैं 17 डिवाइडेड बाय 6 ऑप्शन नंबर डी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सबको? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। फिर नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया जैसा हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 में करा, ए रेशो बी रेशो सी वाला। उम्मीद करता हूं कि ये आप सबको बहुत अच्छे से आ चुका होगा अभी तक कि इसके अंदर आपको रेशो कैसे निकालनी है। तो ये आपका होमवर्क में चला जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा और शॉर्ट पड़ गया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 और आपको करा रहा हूं साथ में। डिवीजन ऑफ 750 इनटू 3 पार्ट्स। अब एक चीज देखिए, इसको हम बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखिए 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसमें इसने डी में रेशो दे दी, तो रेशो तो वैसे इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अब इन द रेशो 4, 5, 6, अब आपने क्या देखना है, जिन तीनों को कैंसिल आउट करने पे 4, 5, 6 आए वो आपका आंसर होगा। स्टार्ट फर्स्ट से ही करते हैं। ये तीनों टर्म्स किसके टेबल में आती हैं? 50 के टेबल में।
54 दा, 55 दा, 56 दा। तो इसने तो सीधा ही सेटिस्फाई कर दिया। अगली टर्म भी देख लेते हैं। 55 55 मतलब 111 हो गया। 753, तो इट मींस हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑब्जेक्टिव तरीके हर क्वेश्चंस में लग सकते हैं, बशर्ते हमें उसको लगाने का तरीका आना चाहिए। तो आइए दोबारा से इसको अगर हम थ्योरेटिकली भी कर रहे होते, क्योंकि इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली करना कहां पे जरूरी हो जाएगा, जब हमें इनको रुपीज में ब्रेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा कि 50 पैसा क्वाइंस इतने हैं, 10 पैसा क्वाइंस इतने हैं, 1 रुपी क्वाइंस इतने हैं। तो उस टाइम पे जो लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा, आइए समझते हैं एक बारी क्वेश्चन नंबर 16 को। आपको रेशो दे रखी है 456, तो 456 रेशो का मतलब है जो आपने उसको डिवाइड करा 750 को, रुपीज 750 को, तो वो डिवीजन एक तरह से बन गई 4x, 5x एंड 6x। ये रुपीज में ही है क्योंकि उसी की डिवीजन है। देन 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल 750, 6 5 11 और 4 15x इक्वल 750, x इक्वल 750 बाय 15, x इज इक्वल टू 50। अब x 50 आ गया तो आप तीनों पार्ट्स को निकाल सकते हैं। तीनों पार्ट्स क्या क्या थे, 4x, तो 4 इंटू 50 200, 5x, 5 इंटू 50 250, 6x, 6 इंटू 50 300, जो हम पहले देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूं आज की क्लास सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और फिर दोबारा अगर बाय चांस किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी आप ये सारे डाउट्स मेरे से ले सकते हैं। टॉपिक को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सेम डे अगर आप टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टॉपिक कभी भी आपके दिमाग से नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पिछला टॉपिक रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस अच्छे से आप रिवाइज करके रखिएगा। आगे की क्लास में प्रोपोर्शन के रिमेनिंग क्वेश्चंस और अपने अगला टॉपिक इंडिसेस भी साथ में करेंगे।